हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो ये है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 32 और यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8। और आज की इस क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स के सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी आज की इस क्लास में हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए, आज का ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपके ऑप्टिक्स यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढेर सारे सवाल टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो आपको इसके वेटेज का ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। और इस वजह से आज की इस क्लास में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा लिए हुए हैं, इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो आपको पेशेंस बना करके इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और टीजीटी 2004 के इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर लुक्स कलर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द ऑयल फॉर सच इफेक्ट टू बी विजिबल शुड बी। यानी कि जल के ऊपर तैरता हुआ जो तेल है वो एक थिन फिल्म बना रही है और वो हमें रंगीन दिखाई देती है। तो इसके रंगीन दिखाई देने के लिए उस थिन फिल्म की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ऑयल का थिन फिल्म बन रहा है वाटर के ऊपर, वो हमें रंगीन दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? होता क्या है कि इसके ऊपर जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट अपर और लोअर दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होता है। तो अपर सरफेस से ये लाइट देखिए रिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो यहां से ट्रांसमिट होकर के जाएगी वो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से ये ट्रांसमिट होकर के इस तरीके से बाहर निकलेगी। और ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आपस में इंटरफेयर करते हैं और इनके इंटरफेयर करने की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें ये रंगीन फिल्म दिखाई देती है। ठीक है ना? तो यानी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जल के ऊपर तैरता हुआ तेल हमें रंगीन दिखाई देता है, कौन सी फिनोमेना यहां पर इन्वॉल्व है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण है। और यह व्यतिकरण आपको तब दिखाई देगा, यह घटना तब आपको विजिबल होगी जब इस थिन फिल्म की थिकनेस विजिबल लाइट के, मतलब जिसकी वजह से ये, जिस लाइट की वजह से ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा। यानी अगर थिन फिल्म की थिकनेस और इस विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, तभी ये चीज आपको दिखाई देगी, अन्यथा ये आपको दिखाई नहीं देगी। और आपको पता है कि विजिबल लाइट का जो रेंज होता है उसको आप कह सकते हैं 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के, मोटा मोटा है ना, और ये 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। अब अलग अलग बुक्स में आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा वेरी होता रहेगा, है ना, ये इतना फ्लेक्सिबल है। तो ये है आपके विजिबल लाइट का वेवलेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखें, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है उसका ऑर्डर है 3900 से लेकर, यानी 4000 से लेकर के कुल मिलाकर के 8000 एंगस्ट्राम के रेंज का। तो इसका मतलब ये कि जो थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म की जो थिकनेस होनी चाहिए वो थिकनेस भी इसी ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी आपको यहां पर ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस चारों में से ये 1000 वाला पूरा रेंज चल रहा है और यहां पर 1000 वाला एक ही दिया, वो बाकी 100 है और ये तो और छोटे हो गए। तो ये 10,000 एंगस्ट्राम जो है वो आपके, ये जो थिकनेस अगर थिन फिल्म की है तो ये ऑर्डर और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है उसका ऑर्डर लगभग सेम हो जाएगा, है ना। इनका ऑर्डर जो है 10,000 वाला ऑर्डर चल रहा है, तो इसमें आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा और ये रंगीन दिखाई देगी। ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि इसका कारण क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और दिखाई देने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है उसी ऑर्डर की थिन फिल्म की थिकनेस होनी चाहिए। सिंपल सी बात। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी मोर व्हेन कोहेरेंट सोर्सेस आर। यानी कि व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी जब कला संबद्ध स्रोत होंगे। जब कला संबद्ध स्रोत कैसे होंगे? एक दूसरे के समीप होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, निश्चित कोण पर झुके होंगे और π/4 कोण पर झुके होंगे। ठीक है, आपको पता है कि इंटरफेरेंस होने के लिए जो लाइट सोर्स हैं जिनका आपस में सुपरपोजिशन होगा या इंटरफेरेंस होगा, उसके लिए कंडीशन है कि वो लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए या कोहेरेंट होना चाहिए। तो कला संबद्ध या कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्स का मतलब ऐसा सोर्स जिसका कलांतर या फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। ठीक है ना, कलांतर या कह लीजिए आप फेज डिफरेंस
अगर कांस्टेंट है समय के साथ, तो ऐसे लाइट सोर्स को हम बोलते हैं क्या, कला संबद्ध स्रोत या फिर कोहेरेंट सोर्स। और इंटरफेरेंस होने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों लाइट सोर्स जो होने चाहिए वो उनका फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट बना होना चाहिए, यानी वो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो कह रहे कि इसमें जो फ्रिंज विड्थ बनता है इंटरफेरेंस पैटर्न में, वो फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो, इसके लिए दोनों सोर्सेस के लिए क्या कंडीशन इसमें से लागू होता है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जब दो स्लिट हम लेते हैं, ये दो स्लिट ले लीजिए, ये S1 है, ये S2 है, और इन दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं क्या, स्मॉल d। ठीक है, और यहां पर आपने कोई स्क्रीन रखा था, स्क्रीन से स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हमने नाम दिया था कैपिटल D। और इन दोनों सोर्सेस से जब लाइट, इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेस से जब लाइट ऐसे जा रही थी और इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफियर हो रही थी, तो हमें इस पूरे स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा था। इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको पता है कि सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वो ब्राइट होता है, इसके अलावा दोनों तरफ अल्टरनेट डार्क ब्राइट, इस तरीके से ये पूरा पैटर्न बनता जाता है। तो जितने भी इसमें डार्क या ब्राइट फ्रिंजेज आपको दिखाई देते हैं इंटरफेरेंस की इस फिनोमेना में, उन डार्क या ब्राइट फ्रिंजेज की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, उसका फार्मूला आपके पास है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ठीक है, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। किसी किसी जगह पर आप ये फार्मूला जब पढ़ते होंगे तो यहां पर ऐसा भी मिल सकता है आपको डी लैम्डा और अपान में 2d। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये भी फार्मूला करेक्ट है, ये भी फार्मूला करेक्ट है। डिपेंड ये करता है कि आपने इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी नाम दिया था, या इन दोनों स्लिटों के बीच का जो मिड पॉइंट आपने बनाया था, उस मिड पॉइंट से किसी एक स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल डी नाम दिया था। तो जिस बुक में ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, एक्चुअल में 2d मतलब दोनों स्लिटों के बीच की टोटल दूरी। अगर आपने इतने को d1 माना है, d माना है, तो इतना ये भी d होगा, तो पूरा मिलाकर के 2d हो जाएगा। और हमने S1 और S2 के बीच की अगर टोटल दूरी को सीधे सीधे d मान लिया तो सिर्फ d लिखेंगे आप। तो दोनों फार्मूले करेक्ट हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा किस एजम्पशन में कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो आप देखिए कि फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि स्लिटों से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और ये जो कोहेरेंट सोर्सेस हैं वहां से जो लाइट निकल रही है उस लाइट का वेवलेंथ लैम्डा कितना है। ठीक है, तो स्लिट आपको अगर फ्रिंज विड्थ को बढ़ाना है, तो फ्रिंज विड्थ को बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल डी को बढ़ाना होगा, आपको लैम्डा को बढ़ाना होगा, लेकिन आपको स्मॉल डी को घटाना होगा। और यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो स्लिटों के बीच की दूरी के हिसाब से चल रहा है, यानी S1 और S2 के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी, उसके रेफरेंस में आपको जवाब देना है। तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इन स्लिटों के बीच की दूरी को घटा दें, यानी स्मॉल डी की वैल्यू को घटा दें, तो जो फ्रिंज विड्थ बीटा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये वाले फैक्टर भी यहां पर इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के लिए स्लिटों के बीच की दूरी को घटाना होगा, यानी दोनों स्लिट एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत ही नजदीक होंगे। ठीक है, तो ये है आपका पीजीटी 2004 का क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे कि यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 64 फ्रिंजेस वेयर ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे एक और ऐसा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उसको भी कवर करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आप एक फार्मूला याद रखिए कि n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं। n मतलब है नंबर ऑफ फ्रिंजेज या ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज, और लैम्डा का मतलब है जो लाइट यूज किया गया है उस लाइट का वेवलेंथ। ठीक है, अब ये फार्मूला आया कहां से, ये भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। सपोज कि स्क्रीन के ऊपर आपने यहां से दो स्लिट लिया S1 और S2, और इन S1 और S2 स्लिट से जो लाइट जा रही थी उसके इंटरफेरेंस से आपको यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। और इस पूरे स्क्रीन पर जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं, वो हम कह रहे हैं कि यहां से लेकर के आप यहां तक देख सकते हैं। और इस डिस्टेंस को हम कोई नाम दे सकते हैं, x या y, कुछ भी नाम दे दीजिए। चलिए इसको हम y नाम देते हैं। ये है आपका फील्ड ऑफ व्यू y। ठीक है, स्लिटों के बीच की दूरी है स्मॉल d, स्लिटों और स्क्रीन के बीच की दूरी है कैपिटल D। ये सारी सिचुएशन है। जो लाइट यहां से चल रही है उस लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, ये है लैम्डा।
अब आप देखिए कि जो फ्रिंज यहां पर आपके बनते हैं, अगर यहां पर हम सेंट्रल ब्राइट की बात करें, उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट, डार्क और ब्राइट बनेंगे, तो जो फ्रिंज विड्थ होता है आपको पता है, चाहे डार्क फ्रिंज लीजिए चाहे ब्राइट फ्रिंज लीजिए, उनकी जो विड्थ होती है वो सेम ही होती है। विड्थ जो होती है वो सेम ही होती है। बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा और अपान में स्मॉल डी। ये किसी एक फ्रिंज की ये विड्थ है, चौड़ाई है। और सपोज कि आपके इस पूरे फील्ड में, फील्ड ऑफ व्यू में, यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा फील्ड ऑफ व्यू है, जहां तक आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने मान लिया n नंबर ऑफ फ्रिंजेज बन रहे हैं, n नंबर ऑफ टोटल ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज बन रहे हैं। तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी दूरी है y, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेज और एक फ्रिंज की चौड़ाई। नंबर ऑफ फ्रिंजेज और एक फ्रिंज की चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आपका फील्ड ऑफ व्यू y आ जाएगा, है ना। और बीटा की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू n, और बीटा की जगह पर, ये बीटा की जगह पर हो जाएगा डी लैम्डा और अपान में स्मॉल डी। ठीक है। अब इस पूरे सवाल में आप ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बदला गया है, इंसिडेंट जो कोहेरेंट सोर्सेस हैं उनका वेवलेंथ बदला गया है, बाकी कुछ भी नहीं बदला गया। यानी स्मॉल डी कांस्टेंट है, कैपिटल डी कांस्टेंट है। तो अगर स्मॉल डी और कैपिटल डी कांस्टेंट है और फील्ड ऑफ व्यू भी आपका नहीं बदल रहा है, आपकी आंख का फील्ड ऑफ व्यू तो उतना ही रहेगा, यानी y भी कांस्टेंट है, तो कैपिटल डी, स्मॉल डी और y कांस्टेंट है, तो इस स्मॉल डी और इस कैपिटल डी को इस साइड ले आइए, तो y स्मॉल डी अपान कैपिटल डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेज या ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेज और इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ, ये पूरा कांस्टेंट है और यही चीज इसके इक्वल है, तो ये पूरा पार्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक आप कह सकते हैं डेरिवेशन हो जाएगा आपका ये पता करने का कि अगर हम लाइट को चेंज करते हैं, वेवलेंथ को चेंज करते हैं, तो n इंटू लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा पार्ट कॉन्स्टेंट था। तो यहां से आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 इक्वल टू n3 लैम्डा 3 इक्वल टू n2 लैम्डा 4। ये आप आगे कितना भी कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ दो सिचुएशन दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसमें। अब इसमें वैल्यू रखना है सिर्फ। पहले केस में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज आप देख पा रहे थे वो कितने थे, 64, यानी आप कह सकते हैं n1 इक्वल टू 64 है। और जो लाइट यूज किया जा रहा था उस लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना है, ये है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दूसरे केस में हमने लाइट को चेंज कर दिया, यानी लाइट का जो वेवलेंथ है वो हो गया आपका 4800 एंगस्ट्रॉम। और जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज उस फील्ड ऑफ व्यू में अब दिखाई देंगी वो हमें पता करना है n2 की वैल्यू। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो n2 इक्वल टू मिल जाएगा कितना, n1 लैम्डा 1 और अपान में लैम्डा 2 की। ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू लैम्डा 1 कितना है, ये 6000 एंगस्ट्रॉम अपान में ये हो जाएगा आपका 4800। दोनों एंगस्ट्रॉम में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गए। आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 हो जाएगा। 8 इंटू 10 करेंगे 80 हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेज जो अब आएंगी इस फील्ड ऑफ व्यू में वो कितनी हो जाएंगी, 80। यानी अब आप 80 फ्रिंजेस देख सकते हैं अगर आपने ये वाली लाइट को यूज किया है तो। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये पूरी सीन जो है ये किस तरीके से ये फार्मूला आया हुआ है कि n इंटू लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और यही फार्मूला फिर आप याद करके एग्जाम में सीधे आपको सॉल्व करना है, डेरिवेशन करना नहीं है। अभी समझने के लिए हमने आपको ये बताया, लेकिन एग्जाम में तो आपको सीधे इस पॉइंट पर आना है और ये याद करिए, क्योंकि ये इतना पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको सीधे इस पॉइंट को याद रखना है, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू लाइट वेव्स इज 25:16 इफ दे इंटरफियर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ रिजल्टेंट पैटर्न इज। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आपको इंटेंसिटीज का रेशियो दिया जाता है और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जाता है। आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया जाता है और आपको मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा जाता है या मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा जाता है। यानी बहुत तरीके से ये सवाल आता है रेशियो वाला। तो आपको हमने फार्मूले तो बता दिए होंगे, आपने ये फार्मूला देखा है कि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है I मैक्सिमम की अगर बात करें तो I मैक्सिमम का जो फार्मूला हमारे पास है इंटेंसिटी के फॉर्म में वो है √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है इंटेंसिटी के टर्म में। एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये आपका बन जाता है सम कांस्टेंट और ब्रैकेट में हो जाएगा A1 प्लस A2 क्या, होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से आप मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर लीजिए तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फार्मूला जो इंटेंसिटी के टर्म में आता है वो आता है √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या, यहां पर आएगा कांस्टेंट के और ये आ जाएगा आपका मिनिमम इंटेंसिटी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एक्चुअल में यहां पर जो A1 प्लस A2 है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अब यहां पर आपको देखिए इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है, तो यानी आप लिख लीजिए I1 अपान I2 इज इक्वल टू 25:16। वैसे तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे ये मान सकते हैं कि I1 की वैल्यू 25 है और I2 की वैल्यू 16 है, लेकिन आपको पता है कि ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें कोई एक कॉमन रेशियो वाला कोई नंबर मान सकते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं 25x और इसको आप बोल सकते हैं क्या 16x। यानी आप ये कह सकते हैं कि I1 की वैल्यू थी 25x और I2 की वैल्यू थी 16x। ये वाले x से ये x जो कॉमन था वो कैंसिल हो गया, तो बच गया 25 अपान क्या 16। ठीक है ना, तो आप इस वाले पार्ट को I1 की वैल्यू ले सकते हैं, इस वाले पार्ट को I2 की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप इस फार्मूले में ध्यान से देखें तो जब हम रेशियो वाली बात करते हैं I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, आप देखिएगा मतलब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम अगर आपको निकालना है तो आपके पास यही फार्मूला है √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा √I1 और माइनस में √I2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए, अगर आप सपोज यही वाली वैल्यू की बात कर रहे थे, ये वाली वैल्यू को अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, ये √I1 लिखा हुआ है, तो यहां पर जब आप 25x लिखेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर निकलेगा, √x बचेगा। यहां पर आप 16x लिखेंगे, स्क्वायर रूट 4 बाहर निकलेगा, √x बचेगा। सिमिलरली नीचे आइए, यहां से भी आपका 5 बाहर निकलेगा, √x बचेगा, और यहां से भी आपका 4 बाहर निकलेगा, √x बचेगा। हर जगह √x और √x बचेगा। तो सेम चीज ऊपर है, सेम चीज नीचे है, कॉमन लेंगे तो वो पूरा पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस x को लेते हैं या फिर नहीं लेते। ठीक है, और आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसलिए आप सीधे सीधे इसको एज इसकी वैल्यू के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रेशियो में ये x फाइनली कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर √I1 में यहाँ पर 25 रखेंगे, √I2 में यहाँ पर 16 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट लेने पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और होल स्क्वायर हो रहा है, और अपान में यहाँ से 5 और माइनस में 4 इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये 5 + 4 9 स्क्वायर हो गया 81 और 5 - 4 1 स्क्वायर हो गया 1, यानी I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल टू 81:1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का आपने ये रेशियो निकाल लिया। इसके अलावा मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालने के लिए एक काम और आप कर सकते थे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कि आपने यहां पर देखिए इंटेंसिटीज का रेशियो आपको दिया हुआ है और इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या आप यहां से A1 और A2 का रेशियो निकाल सकते थे? I1 का मतलब क्या, I1 का मतलब A1 स्क्वायर यहां पर, और I2 मतलब क्या A2 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इक्वल टू 25/16। तो यहां से आप निकालेंगे A1 अपान A2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना 5/4, और यहां से आप A1 की वैल्यू को 5 और A2 की वैल्यू को 4 लेकर भी यहां से कर सकते थे। तब भी आप इस टर्म में आप रेशियो निकालते तो यहां पर 5 + 4 का होल स्क्वायर, यहां पर 5 - 4 का होल स्क्वायर, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 81:1। ठीक है, तो जो भी दिमाग में आ जाए आप उस तरीके से करिए, आंसर तो आपका वही आने वाला है, बस टाइम का मैटर है, और टाइम बचाने के लिए आप इस वाले को फॉलो करेंगे तो सीधे सीधे आपका इंटेंसिटी आएगा, आपको एम्पलीट्यूड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि इन द फेनोमेनन सुपरपोजिशन, अध्यारोपण की जो घटना होती है उस अध्यारोपण की घटना में क्या होता है? एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। एनर्जी इज डिसिपेटेड, ऊर्जा का क्षय होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ऊर्जा उत्पन्न होती है। एनर्जी रिमेन्स यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ऊर्जा हर जगह एक समान होती है। ठीक है, देखिए सुपरपोजिशन जो फिनोमेना है, सुपरपोजिशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो वेव होती है वो आपस में इंटरफियर करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है। तो सुपरपोजिशन की फिनोमेना का ही कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास क्या, हमने पढ़ा हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या प्रकाश का क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण एक्चुअल में क्या है, व्यतिकरण दो कोहेरेंट सोर्सेस का आपस में सुपरपोजिशन होता है, और इनके सुपरपोजिशन से, दो कोहेरेंट सोर्सेस के सुपरपोजिशन से क्या होता है
कि स्क्रीन पर जहां पर भी उनका आप सुपर पोजिशन देख रहे हैं वहां पर आपको कुछ ब्राइट और कुछ डार्क फ्रिंजेस दिखती है ना। यहां पर आपको कुछ ब्राइट और कुछ डार्क फ्रिंजेस दिखती हैं। जहां पर ब्राइट फ्रिंज दिखती है वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा है, वहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। जहां पर डार्क फ्रिंजेस दिख रही हैं वहां पर ब्राइटनेस कम है, यानी कि आप कह सकते हैं इंटेंसिटी कम है। तो एक्चुअल में जो I1 और I2 सोर्स वाली लाइट जा रही थी, इन दोनों के इंटरफेरेंस से जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर लाइट जो है वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई और यहां पर एनर्जी क्रिएट हो गई। नहीं, एक्चुअल में जितनी लाइट यहां पर एक्स्ट्रा है वो लाइट यहीं से यहां गई है, यहां से यहां गई है। यानी आप कह सकते हैं एक जगह से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो दूसरी जगह पर जाकर के रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। कोई भी लाइट, कोई भी एनर्जी यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और क्रिएट नहीं हुई है, सिर्फ उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि आपको पता है कि आई मैक्सिमम जो होती है, मतलब जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यही तो था। और I मिनिमम की अगर बात करें तो I मिनिमम में क्या है, I मिनिमम में है I1 प्लस I2 और माइनस में 2 अंडर रूट I1 I2। ये वही फार्मूला है जिसको हमने पीछे अभी स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा था। इसी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये वही चीज है। आप अगर ध्यान से देखें तो I1 और I2 इंटेंसिटी वाली दो लाइट, I1 और I2 इंटेंसिटी वाले दो लाइट सोर्स के इंटरफेरेंस के बाद जो इंटेंसिटी आपको मिल रही ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, इसमें यहां तक तो कॉमन है, लेकिन इसमें आप देखें कितना एडिशनल मिल रहा है, 2 अंडर रूट I1 I2। इसी को हम इंटरफेरेंस टर्म भी बोलते हैं, इस वाले टर्म को हम इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। तो जितना टर्म यहां पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उतना ही यहां पर कम भी हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि डार्क फ्रिंज में जितनी भी लाइट यहां से डार्क फ्रिंज से हटी हुई है, जितनी इंटेंसिटी गायब हुई है, वो ब्राइट वाले की जगह पर शिफ्ट हो गई है, बस इतना ही हुआ है। यानी एनर्जी सिर्फ यहां से शिफ्ट होकर के यहां शिफ्ट हुई है, यहां से उठ करके यहां चली गई, बाकी कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और कोई भी एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुई। और आप जब इंटरफेरेंस की डिफिनीशन पढ़ते हैं तो इसमें सबसे एक्चुअल चीज यही है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कहीं पर ब्राइट होता है, कहीं पर डार्क होता है, उसी को हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ये डिफिनीशन से रिलेटेड है ये कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है सुपर पोजिशन में या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसमें कह रहे हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज इज I, when one of the slit is closed the intensity at that point becomes I0, they are related as। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के ऊपर जो आपको ब्राइट ये सेंट्रल फ्रिंज बनता है, और आपको पता है ये सेंट्रल फ्रिंज क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो ब्राइट होता है। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज होता है। इसके अगल बगल एक एक डार्क होगा, यहां डार्क होगा, यहां डार्क होगा, फिर से ब्राइट आएगा, फिर से ब्राइट आएगा। यानी सेंट्रल वाला आपका ब्राइट है, उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज बनती है। तो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल फ्रिंज है उस सेंट्रल फ्रिंज की ब्राइटनेस है I, और जो लाइट सोर्स यहां पर आ रही हैं वो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी नहीं गिवन है। इसका मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसी होंगी। इनकी इंटेंसिटी को हम ये जो I1 और I2 हम नाम दे सकते हैं, इसको आप I1 और I2 बोल दीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है ना, सेम इंटेंसिटी वाले दो कोहेरेंट सोर्स है और यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो आपको पता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ब्राइट फ्रिंज जो होता है, चाहे सेंट्रल ब्राइट लीजिए या कोई भी ब्राइट लीजिए, उसकी इंटेंसिटी के लिए यही फार्मूला है। इसको हम I मैक्सिमम बोलते थे। तो आप कह लीजिए I मैक्सिमम इक्वल टू क्या, यह है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये है आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी भी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी का फार्मूला। तो सेंट्रल वाला जो फ्रिंज होता है वो भी ब्राइट होता है, तो उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। और ये कह रहे हैं कि इस इंटेंसिटी का नाम I मैक्सिमम नहीं रखना है बल्कि इसका नाम I रखना है, तो हम यहां पर रखेंगे I। और I1 I2 ये सब सेम है, तो हम I1 की जगह पर I2 या I2 की जगह पर I1 रखेंगे। तो ये हुआ हमारा I1, ये हुआ हमारा I1, ये हुआ हमारा अंडर रूट I1, और ये भी हो गया अंडर रूट क्या I1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा क्या I1। तो ये हुआ 2I1, यहां से 2I1, कुल मिलाकर के 4I1। यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होगी वो
किसी भी एक सोर्स की इंटेंसिटी के 4 गुने के बराबर इसकी इंटेंसिटी है, ये हमें पता है और इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इन दोनों में से अगर हम एक स्लिट को बंद कर दें तो यहां पर जो इंटेंसिटी है उसका नाम है आई नॉट। अब आप बताइए, अगर इन दोनों में से एक को आप सपोज इसको आपने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, अब तो यहां पर इंटरफेरेंस नहीं होगा ना, और अब यहां पर जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो तो सीधी सीधी यही वाली इंटेंसिटी मिलेगी। या तो आप इसी फार्मूले से यूज करके देख लीजिए। अब यहां पर जो इंटेंसिटी आ रही है उसका नाम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई नॉट। हमने यहां पर लिख दिया आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई1 को आपने रोक दिया, ये 0 हो जाएगा, आई2 बचा हुआ है, ये बचेगा, और आई1 को आपने रोक दिया तो ये 0 होगा, ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, तो आई नॉट इक्वल टू आई2। या सिंपल सी बात है, आपने इसको रोक दिया तो जो भी लाइट यहां पर इंटेंसिटी आएगी वो इसकी वजह से आएगी, क्योंकि अब इंटरफेरेंस की फेनोमेना नहीं हो रही। ठीक है, तो सेंट्रल फ्रिंज पॉइंट पर जो अब लाइट की इंटेंसिटी होगी वो जो भी स्लिट बची हुई है उसकी इंटेंसिटी के बराबर, तो यानी आई नॉट इज इक्वल टू आई2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस आपको इनको आपस में रिलेट करना था। अच्छा, एक चीज और है कि यहां पर आप I1 के हिसाब से लिखें और इसको आपने I2 कर दिया है, तो एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें हर जगह जो I1 है उसको I2 से रिप्लेस करते हैं, तो ये फाइनली आपको I2 मिल जाता है ना, ये फाइनली आप I2 कर लीजिए, तभी तो आपस में रिलेट कर पाएंगे। वही बात है, आप इसको I2 कर लीजिए, क्योंकि I1 और I2 दोनों सेम है ना, दोनों में से कोई भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो I इक्वल टू 4I2 और I नॉट इक्वल टू I2, तो आपस में रिलेट करना है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 4 और I2 की जगह पर आप I नॉट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका I नॉट। ये हो गया I इक्वल टू 4I नॉट। ठीक है ना, I इक्वल टू 4I नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड। वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी तरंगाग्र के बिल्कुल लंबवत खींची गई जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं। तो हाइगेंस की जो वेव थियरी थी, हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर में उसको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले जाकर के आप इंटरफेरेंस के जितने भी सप्लीमेंट्री लेक्चर हैं या उसमें हमने जो प्रीवियस ईयर वाले भी क्वेश्चंस बताए उन सारे लेक्चर को आप देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आइए, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये। तो उसमें हमने आपको बता दिया पूरा वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो क्या होती है। देखिए, हाइगेंस की वेव थियरी के अकॉर्डिंग हाइगेंस ने ये बताया कि जब भी किसी मीडियम में कोई वेव प्रोपागेट करती है तो वेव के आगे चलने पर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर सपोज इस मीडियम में कोई वेव जा रही है और उस वेव के जाने से यहां पर जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे सभी पार्टिकल्स का सरफेस या ऐसे सभी पार्टिकल्स का लोकस जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ ऐसे जा रहे हैं, एक साथ ऐसे वापस आ रहे हैं, ऐसे सभी पार्टिकल्स का जो लोकस होता है या सरफेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, है ना। ऐसे मान लीजिए हमने एक सरफेस यहां पर बनाया और ये सरफेस ऐसा है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इस तरह के इमेजिनरी सरफेस का नाम ही क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। सपोज यहां पर हमारे पास कोई लाइट का एक सोर्स था, यहां से लाइट निकल रही थी, तो जब लाइट निकल रही थी तो मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, तो हमने एक ऐसा सरफेस बना दिया इमेजिनरी जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इस तरह के सरफेस का नाम होगा वेव फ्रंट। और इस वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, अब आप देखिए ये स्फीरिकल सरफेस दिख रहा है, तो इस स्फीरिकल से ये एज अ सेंटर काम करेगा, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जितनी भी लाइनें हम ड्रॉ करेंगे वो सभी जो लाइनें होंगी वो इस वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और ये हो गया हमारा स्फीरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और आपको पता है कि लाइट का जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेव फ्रंट का शेप बदलता है। ये हमारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है और बहुत ही नजदीक है, तो इसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फीरिकल शेप का बनेगा, और स्फीरिकल शेप के वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो इसको एज अ सेंटर एज्यूम करते हुए आप खींचेंगे, तो ये जितनी भी लाइनें हैं वो इस स्फीरिकल वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो इस वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रे बोलते हैं। अगर आपका सपोज पॉइंट सोर्स है लेकिन ये पॉइंट सोर्स इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से मतलब यहां से अगर सपोज कि यहां से ऐसे ऐसे स्फीरिकल वेव फ्रंट बनेंगी, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जब चली जाएंगी तो ये इतना बड़ा वेव फ्रंट आपका बन जाएगा कि इसके छोटे से हिस्से को जब हम देखते हैं तो वो लगभग प्लेन होता है, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं, और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, प्लेन वेव फ्रंट, अगर हमारा सोर्स इन्फिनिटी पर है तो। बाकी डिटेल में हमने इसको सप्लीमेंट्री लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस प्लेन वेव फ्रंट के लिए परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी, इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट, जो इस प्लेन वेव फ्रंट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट कह सकते हैं।
प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और एक तीसरा भी है कि अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स की बजाय एक लीनियर सोर्स हो, जैसे रॉड के फॉर्म में हो, तो इस केस में जो आपका वेव फ्रंट बनता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करेंगे वो हो जाएंगी रे ऑफ लाइट, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव या वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यानी कि वेव फ्रंट क्या होता है, तो आप ध्यान रखें कि जब भी कोई वेव किसी मीडियम में चलती है तो मीडियम के सभी पार्टिकल ऑसिलेट करने लगते हैं। ऐसे सभी पार्टिकल्स का सरफेस जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर खींची गई जो लाइन होती है उस लाइन को हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर इफ द होल apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width will be, है ना। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें जो फ्रिंज हमें मिल रहा था उस फ्रिंज की विड्थ थी 0.4 मिलीमीटर। अब आप सोचिए कि ये कौन से वाले फ्रिंज की विड्थ होगी, डार्क फ्रिंज की कि ब्राइट फ्रिंज की। आपको पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में जो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं उनकी जो विड्थ होती है वो सेम ही होती है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये डार्क वाले फ्रिंज की विड्थ है कि ब्राइट वाले की। ठीक है, तो फ्रिंज की विड्थ तो आपको एयर के केस में दिया हुआ था, लेकिन अगर ये पूरा सेटअप हम वाटर के अंदर लेकर के चले जाएं और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो, तो ऐसे में फ्रिंज की विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये है फ्रिंज विड्थ का फार्मूला। ठीक, अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूरे के पूरे अरेंजमेंट को किसी भी लिक्विड के अंदर लेकर के जा रहे हैं तो कैपिटल डी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल डी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेटअप आप एज इट इज लेकर जा रहे हैं, कोई भी जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एयर से वाटर के अंदर जाने पर जो बदलने वाली चीज है वो है लैम्डा। जो लाइट की वेवलेंथ आप एयर में यूज कर रहे थे वो लाइट जब वाटर के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके बाकी पैरामीटर बदल जाते हैं, है ना। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या बदल जाता है और क्या नहीं बदलता है, स्पीड बदल जाती है लाइट की, है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड बदल जाती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती। और आपको पता है कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन होता है v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा कहिए, या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को f बोला है तो f इंटू लैम्डा कहिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट और अपान में वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी दोनों ही मीडियम में सेम है तो फ्रीक्वेंसी के सेम रहने के लिए स्पीड जिस रेशियो में घटेगा या बढ़ेगा उसी रेशियो में वेवलेंथ को भी घटना या बढ़ना होगा, तभी इनका रेशियो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब लाइट आपका एयर या वैक्यूम से वाटर के अंदर जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। वहां पर जाने पर उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसके लिए भी आपके पास एक फार्मूला है। पहले आप इस फार्मूले को समझिए फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अगर हम कहें इसको ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपान एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहां से ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, v1 इक्वल टू एफ लैम्डा 1 और v2 इक्वल टू एफ लैम्डा 2, f से f कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आपको वेवलेंथ का भी रेशियो मिल जाएगा लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 के। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, तब जाकर के इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अपान में दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, और फिर इस वाले फार्मूले से पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ अपान में दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ। ठीक है,
तो आपको जो क्वेश्चन में ये 4/3 दिया हुआ है, ये है पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम यानी एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 या कह लीजिए μ2/μ1 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। और पहले मीडियम में जो लाइट थी उस लाइट का, अच्छा वेवलेंथ तो नहीं दिया हुआ यहां पर है ना, पहले लाइट इसका वेवलेंथ तो नहीं दिया है, लेकिन आपको फ्रिंज का विड्थ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरे मीडियम में जाने के बाद फ्रिंज की विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं फ्रिंज की विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहां से आप इसको लिखिए β1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d λ1/d। इसी तरह से दूसरे वाले मीडियम में जाने के बाद, लिक्विड में जाने के बाद β2 इक्वल टू हो जाएगा d λ2/d। अब इन दोनों का आप रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालने के बाद आपको मिलेगा β1/β2 इज इक्वल टू, अब इसमें और इसमें ध्यान से देखें, ये d और ये d, ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा, ये λ1 और ये अपान में आ जाएगा λ2, है ना, λ1 और अपान में क्या λ2। और आप ध्यान से देखें λ1/λ2 इक्वल टू 1μ2, है ना, ये किसके इक्वल, ये 1μ2 के इक्वल, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ2/μ1, और यही वैल्यू आपको दिया हुआ है एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू है 4/3, यहां रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा β1/β2, या तो आप एक जनरल फार्मूला भी यहां से याद कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ये इसको हम सिंपल सा म्यू भी बोल सकते हैं, अगर रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको सिंपल सा म्यू बोल सकते हैं। तो आप यहां से β2 निकाल सकते हैं, β2 मतलब लिक्विड के अंदर जाने के बाद फ्रिंज विड्थ β2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, β1 और अपान में म्यू। आप इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 का मतलब लिक्विड मीडियम है और 1 का मतलब एयर या वैक्यूम है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, बस इसी में वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया लिक्विड के अंदर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू एयर या वैक्यूम में फ्रिंज विड्थ 0.4 mm और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, यहां पर लिखेंगे 4 और अपान में 3। यहां पर देखिए हैंग कर रहा है, तो एक काम करते हैं 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 इंटू 3 करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब मुझे इसको स्विच ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करना होगा, तो फिर से ये सारी बातें लिखनी होंगी। तो इसको आप 4/3 यहाँ करके कैलकुलेट करिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.3 mm, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स वाज ऑब्टेन्ड एज 10⁻³ मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन एज 3.0 मीटर, the width of fringe is obtained as 2.1 into 10⁻³ meter, the color of the light used in the experiment will be। पहली बात तो इसका ऑप्शन छूट गया है, तो हम ऑप्शन यहां पर लिख देते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहां पर हैं। तो आपको जो लाइट यूज हो रहा है उसका आपको कलर बताना है, और आपको पता है कलर डिसाइड होगा उसकी वेवलेंथ से, और यहां पर जो वैल्यूज गिवन है आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए कि इस प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी है 10⁻³ मीटर, स्लिटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d की वैल्यू है 10⁻³ मीटर। इसके अलावा स्लिटों और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस यानी कैपिटल D है 3.0 मीटर, और फ्रिंज की जो चौड़ाई है, फ्रिंज की विड्थ है यानी बीटा की जो वैल्यू है वो है 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो सबका यूनिट वगैरह एकदम ठीक है, ये सब कुछ मीटर में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ चेंज नहीं करना है। और आपको बताना है कि जो लाइट यूज हुआ है वो लाइट का रंग क्या है। तो सबसे पहले आप फ्रिंज विड्थ का ये फार्मूला यूज करिए, बीटा इक्वल टू d λ स्मॉल d, यहां से आप निकालिए लैम्डा, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू स्मॉल d अपान में कैपिटल D, और बीटा की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻³ और इंटू में स्मॉल d की वैल्यू है 10⁻³ अपान में कैपिटल D की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करिए, तो ये 2.1 है, तो कितना हो जाएगा 0.7, और ये 10⁻³ और 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻6, और ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻7 मीटर। और इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 10 आप इसको अगर 10⁻10 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 10⁻3 लिखना होगा, तब जाकर के ये 10⁻7 बनेगा। और ये 10⁻3 और ये 7 यानी कि ये 1000 और 7 यानी 7000, और उसके साथ में ये 10⁻10 ये मीटर को मिला करके बनाएंगे एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया क्या, ये 7000 एंगस्ट्रॉम।
मतलब इस घटना में, इस प्रयोग में जो लाइट यूज हुआ है उस लाइट का वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है कि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 3900 से हम, है ना, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के इसको 7500 या 7800 एंगस्ट्रॉम तक लिखते हैं। ये है विजिबल लाइट का रेंज। और इस विजिबल लाइट में हम 7 कलर्स की बात करते हैं विबग्योर के अकॉर्डिंग। तो जो रेड कलर की लाइट होती है उसका वेवलेंथ लगभग 6200 या 6500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, यहां से लेकर के लगभग ये 7500 से 7800 जो एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, ये रेड कलर की वेवलेंथ होती है। और आपका जो वेवलेंथ आया है वो इसी रेंज का आया हुआ है। इसका मतलब इस पूरे प्रयोग में जो लाइट यूज किया गया है उस लाइट का वेवलेंथ कितना, वो लाइट किस कलर का है, रेड कलर का है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी कलर्स होते हैं, जो भी 7 कलर की हम बात करते हैं विबग्योर की इस पूरे विजिबल लाइट के अंदर, सबका अपना एक रेंज होता है। वो रेंज आप याद कर सकते हैं, उस लिस्ट को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। लेकिन ये कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है कि आप प्रॉपर सबका रेंज याद रखें। एक क्वेश्चन आ गया है और इसको आपने कर लिया तो इस जैसी वैल्यू आई है उससे आप आइडिया भी लगा सकते थे कि सबसे लास्ट में आ रहा है और सबसे लास्ट में रेड ही होता है, तो ये रेड कलर की लाइट होगी। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसकी रेंज जो है 7 कलर की याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 25:9। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन पीछे हो चुका था, वही सेम क्वेश्चन यहां पर दोबारा से है। इस बार वैल्यू अलग है, 25:9 है। आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज। ठीक है, तो यानी आप देखिए यहां पर सीधे सीधे इसको सॉल्व करते हैं। हमने थियरी बता ही दिया है। I1/I2 दिया हुआ है 25:9, इसको I1 मानिए, इसको I2 मानिए। आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो I मैक्सिमम अपान में I मिनिमम इज इक्वल टू, ये फार्मूला है आपका √I1। अगर फार्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, याद हो गया है, तो ये फार्मूला यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कैलकुलेशन में ही √I1 सोच के 5 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, √I1 यहाँ पर माइनस में √I2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 25 तो 5 आएगा, यहाँ पर 9 रखेंगे 3 आएगा, तो 5 + 3, यहाँ पर 5 - 3, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करना होगा, 5 - 3 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करना होगा, 64 और अपान में 4 आएगा। वैसे ये भी कैंसिल हो सकता था लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेज आर ऑब्जर्व टू बी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes which will be observed in same segment will be। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे जो किया था हमने थोड़ी देर पहले, कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो फील्ड ऑफ व्यू नहीं बदलेगा, जो स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस D नहीं बदलेगा, जो दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस d है वो नहीं बदलेगा। तो उस बेसिस पर आपने निकाला था कि टोटल फील्ड ऑफ व्यू या जो सेगमेंट की बात हो रही है उसकी लंबाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंज इंटू फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आपको पता है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है आपके पास d लैम्डा और अपान में d। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ वेवलेंथ बदला जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो D कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो आपको मिलेगा y अपान D इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ये पूरा चीज कुछ भी इसमें नहीं बदल रहा है, तो ये पूरा कांस्टेंट, दैट मीन्स ये पूरा कांस्टेंट। और यहीं से आपने फार्मूला बना लिया था कि n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 के। बस इस फार्मूले में सीधे वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, और यहीं से हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो दिख रही होंगी दोबारा दूसरे वाले केस में वो मिल जाएगा। तो n1 मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस पहले वाले केस में 12 थे, और जो लाइट यूज किया गया था वो था 600 नैनोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नैनोमीटर ये है, नैनोमीटर ये भी है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। n2 पता करना है, और दूसरा जो लाइट है उसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 2 0 कैंसिल हो गए, और इसको 4 से इसको कैंसिल करिए 3 आ जाएगा, 6 × 3 करेंगे 18 आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज अब दिखेंगी वो कितनी होंगी, 18 हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर काफी सवाल पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू इंटरफेरिंग लाइट बीम्स ऑफ लाइट इज अल्फा, द वैल्यू ऑफ आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम क्या होगा। एक तो ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसका आंसर आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, सॉल्व करने के चक्कर में आप ना रहें तो अच्छा है। और इसका आंसर आ जाएगा 2√α अपान 1 + अल्फा। कई बार ये जो रेशियो वाली वैल्यू होती है उसको अल्फा की जगह पर बीटा भी दिया रहता है, तो यहाँ पर 2√β अपान 1 + बीटा हो जाएगा।
ये किसका रेशियो है? आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान में आई मैक्सिमम प्लस में आई मिनिमम। और ये जो नंबर लिया हुआ है, ये जो चीज लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। इसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। इसको हम विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, कोई भी फ्रिंज जो बनता है उसकी विजिबिलिटी का ये एक्सप्रेशन है, कैपिटल वी से एक्सप्रेस करते हैं। कैपिटल वी इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम माइनस में आई मिनिमम अपान में आई मैक्सिमम और प्लस आई मिनिमम। तो इसको आप एज अ फार्मूला भी याद रखें, ये एक्चुअल में विजिबिलिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसी का एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं 2r अपान 1 प्लस आर स्क्वायर। यही विजिबिलिटी का ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे सवाल में कभी भी रिफ्लेक्टेंस, ये जो है ना आर, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी। अगर आपको किसी भी मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर का रिफ्लेक्टिविटी दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया जाता है, तो वो रिफ्लेक्टिविटी अगर आपको यहां पर गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, तो वो आर की वैल्यू यहां और यहां रखेंगे तो आपको यहां से विजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कई बार सवाल रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर, जैसे रिफ्लेक्टिविटी आपको दे दिया 80%, तो आप इसको इज इक्वल टू करके 80 अपान 100 करके ये वाली वैल्यू जो भी आएगी 0.8 करके उसको आप यहां पर रखिएगा, यहां पर स्क्वायर करिएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको विजिबिलिटी मिल जाएगा उस फ्रिंजेस का, पैटर्न का, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा ये कि ये जो विजिबिलिटी की वैल्यू होती है, इसको आपको याद रखना है फॉर गुड कंट्रास्ट और फॉर बैड कंट्रास्ट। गुड कंट्रास्ट का मतलब कि जब आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बहुत ही क्लियरली दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं गुड कंट्रास्ट। और गुड कंट्रास्ट के केस में विजिबिलिटी की वैल्यू आती है 1, क्योंकि गुड कंट्रास्ट के केस में जो आई मिनिमम होता है वो होता है 0। अगर आपका ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रहा है, और आपका ब्राइट वाला तो ठीक है, चलिए ज्यादा ब्राइट है, डार्क वाले में अगर थोड़ी बहुत भी ब्राइट, डार्क मतलब क्या? डार्क मतलब अंधेरा नहीं, डार्क मतलब कि ब्राइट वाले से कम जिसकी ब्राइटनेस है, दैट इज डार्क। तो अगर आपके डार्क वाले फ्रिंज की भी थोड़ी बहुत ब्राइटनेस है, नॉन जीरो ब्राइटनेस है, तो ऐसे में ब्राइट और डार्क के बीच में एक क्लियर आपको अलग सेपरेशन नहीं समझ में आएगा, वो आपस में ओवरलैप करता हुआ दिखाई देगा, और ये एक अच्छा कंट्रास्ट नहीं माना जाता। तो गुड कंट्रास्ट का मतलब ये कि आपका जो ब्राइट फ्रिंज है वो तो एकदम चमक रहा है, वो तो पूरा एकदम ब्राइट है, लेकिन इसके बगल में जो आपका डार्क है उसके पास बिल्कुल भी थोड़ी भी लाइट की इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम आपको क्या दिखना चाहिए? यहां पर अंधेरा होना चाहिए। और अगला दूसरा वाला जब ब्राइट आएगा तो फिर से वो प्रॉपर ब्राइट होगा, लेकिन बीच में आपका जो डार्क है उसमें कोई भी लाइट नहीं है, तो एकदम क्लियर आपको दिखेगा कि हाँ ये हमारा ब्राइट है और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी यहाँ पर क्या है? डार्क है। लेकिन अगर सपोज कि आपका ये जो बीच में डार्क बन रहा है, अगर इस डार्क के पास थोड़ी भी ब्राइटनेस होती, ब्राइट वाले से तो कमी होगी क्योंकि डार्क है, लेकिन अगर थोड़ी भी ब्राइटनेस होती इसके पास, तो फिर ये और ये बहुत ज्यादा क्लियरली आपको दिखाई ना देते, इतना एक शार्प और फाइन लाइन आपको ना दिखाई देता, ठीक है। तो गुड कंट्रास्ट का मतलब यही कि गुड कंट्रास्ट के लिए जो आई मिनिमम होता है, जो आपकी डार्क फ्रिंज होती है, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल 0 होनी चाहिए, तभी ये आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा। तो गुड कंट्रास्ट के केस में आई मिनिमम 0 होता है, जिससे विजिबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाती है। और अगर हम बैड कंट्रास्ट की बात करें, तो बैड कंट्रास्ट के लिए आपके विजिबिलिटी की वैल्यू जो होती है, सबसे जो खराब कंट्रास्ट होता है, खराब कंट्रास्ट यही होगा कि आपका जो आई मैक्सिमम है और आई मिनिमम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। तो इस केस में जो विजिबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुड कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी 1 और बैड कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी 0 होती है, यानी विजिबिलिटी के बेसिस पर हम कंट्रास्ट डिसाइड कर सकते हैं। और गुड कंट्रास्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होता है। गुड कंट्रास्ट का केस आपको देखने को कब मिलेगा? मतलब स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो गुड कंट्रास्ट वाली कंडीशन बनाएगा, यानी मिनिमम इंटेंसिटी वहां पर 0 आएगी। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइट जो आप यूज कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी आपस में इक्वल होगी, तभी इनका जो मिनिमम इंटेंसिटी आप निकालते हैं वो मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो पाएगा, और तभी आपको गुड कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो आई मिनिमम का फार्मूला क्या था? ये था ना √I1 और माइनस में √I2 और इसका क्या? होल स्क्वायर। तो अगर आप I1 और I2 दोनों की वैल्यू सेम रखते हैं तो ये डिफरेंस करने पर 0 आएगा, तो आई मिनिमम 0 हो जाएगा। आई मिनिमम 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा गुड कंट्रास्ट का केस, विजिबिलिटी आ जाएगी 1, ठीक है। तो आप एक तो ये याद रखें I1 इक्वल टू I2, या फिर दूसरा हो जाएगा आपका, इसी तरह से आप इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें तो A1 इक्वल टू A2 आप कर सकते हैं, इसको A के इक्वल कर सकते हैं, यही आपका गुड कंट्रास्ट का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको गुड कंट्रास्ट की ये वाली वैल्यू, ये कंडीशन, ये आपका विजिबिलिटी का फार्मूला, रिफ्लेक्टिविटी के टर्म में विजिबिलिटी का फार्मूला, ये सब आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने इस सवाल के ऊपर। सवाल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में ना रहें, आप इसको याद रखें। बहुत ही ज़्यादा फेमस फार्मूला है, आप एकेडमिक पढ़ते होंगे, ग्रेजुएशन में भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन के लिए आता है एक्चुअल में वहाँ पर, लेकिन आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है I1/I2 इज इक्वल टू अल्फा, और हमको ये वाले पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा, यानी हमें आई मैक्सिमम निकालना होगा और आई मिनिमम निकालना होगा, तभी तो हम उनका ये वाला रेशियो निकाल पाएंगे। तो आई मैक्सिमम का फार्मूला क्या होगा, आई मैक्सिमम इक्वल टू होता है √I1 प्लस में √I2। अब थोड़ा लेंदी तो है ही, इसमें टाइम लगेगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे, √I1 है और प्लस में √I2 है, ठीक है। तो √I1 में जो I1 है उसकी वैल्यू आप चाहे तो I2 के टर्म में निकाल के यहाँ रख सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये अल्फा और √I2, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा √I2, अल्फा √I2 और प्लस √I2 और इसका पावर कितना 2। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, √I2 यहाँ भी है, √I2 यहाँ भी है, √I2 को कॉमन लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको I2 बाहर मिल जाएगा, और इसमें मिल जाएगा √अल्फा और प्लस में क्या 5, ठीक है, और इसका स्क्वायर। ये हुआ आई मैक्सिमम। इसी तरह से आप निकालेंगे आई मिनिमम, आई मिनिमम निकालेंगे तो ये इसी तरह से बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, I1 की जगह पर जब आप अल्फा I2 लिखेंगे फिर यहाँ माइनस आएगा, और √I2 को कॉमन लेकर के स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा I2 और अंदर आ जाएगा अल्फा और माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर। और अब आपको ये रेशियो निकालना है, तो अब रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, विजिबिलिटी इक्वल टू करके लिखते हैं। तो आई मैक्सिमम वाली ये पूरी वैल्यू है और आई मिनिमम वाली ये पूरी वैल्यू है और बीच में है माइनस, ठीक है। यानी आपको एक्चुअल में ये लिखना है I2 अंडर यहाँ ब्रैकेट में ये अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हुआ हमारा आई मैक्सिमम। अब माइनस लगेगा, ये हो जाएगा I2 और यहाँ पर आ जाएगा √अल्फा और -1 और इसका होल स्क्वायर, और अपान में बिल्कुल सेम चीज़ होगा, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। तो ये I2 और ये √अल्फा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस I2 यहाँ पर हो जाएगा √अल्फा प्लस -1 और इसका होल स्क्वायर। I2 कॉमन लेंगे हर जगह से, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, और इसमें a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे तो a² माइनस b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी करिएगा तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, √अल्फा मिलके 2 √अल्फा हो जाएगा, ये a प्लस बी हुआ। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करेंगे तो ये अल्फा वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 2 हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे a² प्लस b² और प्लस में 2 √अल्फा, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a² प्लस b² और माइनस में 2 √अल्फा, है ना, 2ab। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए कितना था, ये हो गया था 4 √अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा मिला करके 2 अल्फा, 1 + 1 मिला करके 2, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + अल्फा, और 2 से इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 √अल्फा और अपान में हो जाएगा 1 + अल्फा। ये पूरा विजिबिलिटी का पूरा टर्म आ गया, 2 √अल्फा अपान में 1 + अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये करना नहीं है, हमने करने का तरीका बता दिया। अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, आपके बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो भले आप ऐसे केस में ट्राई कर सकते हैं, इतना टाइम दे सकते हैं, नहीं तो आपको ये आंसर याद रखना होगा कि आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी। और विजिबिलिटी को अगर हम इंटेंसिटी के रेशियो के टर्म में लिखें तो यही एक्सप्रेशन आता है 2 √ इंटेंसिटी रेशियो अपान 1 + इंटेंसिटी रेशियो। बाकी गुड कंट्रास्ट का केस और उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ विल बिकम, यानी कि स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो 2 गुने से बढ़ा दी जाए, 2 गुना कर दिया जाए, नहीं 2 गुना और बढ़ा दिया जाए, 2 गुने से बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला आपके पास है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला है उसमें आप यही लिखते हैं कि बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये है फ्रिंज विड्थ का नॉर्मल फार्मूला। जब स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है स्मॉल डी, है ना, S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी होने पर ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है। कह रहे हैं कि अगर इन स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुने से बढ़ा दी जाए,
स्लिट का जो सेपरेशन है वो 2 गुने से बढ़ाया जाए, मतलब 2 गुना नहीं किया जाए। 2 गुने से बढ़ाने का मतलब ये कि अब S1 और S2 के बीच की दूरी d है, इसका 2 गुना कितना 2d, तो 2d और बढ़ाया जाए तो इसका मतलब कि अगर 2d और बढ़ाएंगे तो अब ये जो स्लिटों के बीच का नया सेपरेशन हो गया, ये S1 डैश और S2 डैश के बीच का नया सेपरेशन जो हो गया, अब ये हो गया कितना 3d के, है ना। 2 गुना और बढ़ाया गया है, तो 2 गुना और बढ़ाने के बाद जो नया फ्रिंज विड्थ आएगा वो आप देखें तो कितना हो जाएगा d लैम्डा अपान में जो स्लिटों के बीच का सेपरेशन हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3d। अब इस आप 3 को छोड़ करके बाकी सबको अगर देखें तो ये बाकी जो है वो पुराना वाला फ्रिंज विड्थ है जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बीटा डैश इक्वल टू क्या, बीटा डैश इक्वल टू 1/3 और इनटू में बीटा मतलब नया जो फ्रिंज विड्थ होगा वो पुराने फ्रिंज विड्थ का 1/3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और पहली बात ये कि अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो रहा होता तब भी वो कन्फ्यूजन दूर हो सकता है जिस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि इसको अगर आप 2 गुना करके भी यहाँ 2 भी करेंगे तो उस हिसाब से 1/2 आएगा और 1/2 जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और आपको लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, उसके हिसाब से आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो अगर आप फ्रिंज के विड्थ को 2 गुने से बढ़ा देंगे तो ऐसे में जो फ्रिंज स्लिटों का सेपरेशन अगर 2 गुने से बढ़ा देंगे तो जो फ्रिंज का विड्थ है वो 1/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं कि अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंज विड्थ विल बिकम। यदि यंग के द्विस्लिट के सामने एक पतली पारदर्शी चादर रख दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उस पर उस पारदर्शी स्लिट को रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये आपके दोनों स्लिट हैं, ये S1 है, ये S2 है, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ से ये लाइट है, ये सपोज इंटरफियर करके यहाँ पर पैटर्न बना रही। अगर आपने इसके रास्ते में कोई टी मोटाई का एक ट्रांसपेरेंट शीट या चादर रख दिया तो ऐसे में जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है उसका आपने डेरिवेशन किया होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी फ्रिंज विड्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब इसको यहाँ पर रखते हैं तो इसको रखने से एक चीज होता है कि जितने भी इधर ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस सब बन रही थी, सेंट्रल फ्रिंज भी या इसके अलावा जो ब्राइट और डार्क बन रहे थे उनकी भी बात करें, वो सारी की सारी फ्रिंजेज कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाती और इस तरह के शिफ्ट को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। यही आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट या पार्श्वीय विस्थापन, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा x इक्वल टू डी म्यू -1 इंटू टी और अपान में स्मॉल डी। ये आंसर आपको याद रखना, ये वैल्यू आपको याद रखना है कि अगर आप टी मोटाई वाले स्लिट को रख देते हैं तो उसकी वजह से जो भी फ्रिंज बनते थे पहले वो अपनी पोजीशन से कितना खिसक जाएंगे, इतना शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट या पार्श्वीय विस्थापन। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पार्श्वीय विस्थापन। पार्श्वीय विस्थापन तो इसका मतलब यह कि उस सीट को रखने के बाद चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी पोजीशन थोड़ी सी बदल जाती है। और ये जो पोजीशन बदली है वो आप समझिए, अगर आप ऊपर वाली लाइट के रास्ते में आपने ये चादर रखा हुआ है तो पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न है वो ऊपर की तरफ इतनी दूरी से खिसक जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पर सपोज माने कि यहाँ पर हमारा सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, हमने ऊपर वाले के बीच में ये चादर सीट रख दिया तो अब ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ से खिसक के ऊपर चला जाएगा। और कितना ऊपर चला जाएगा, ये बीच में डिस्टेंस ये कितना होगा, यही हो जाएगा आपका डेल्टा x, इतना ये शिफ्ट हो जाएगा। इसके बगल में जो डार्क था वो भी उतना शिफ्ट हो जाएगा और वो भी सब, मतलब हर एक जो फ्रिंज है वो इतनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। और अगर यही चादर आपने यहाँ नीचे रखा होता तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट तो इतना ही होता, लेकिन ऊपर नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये लैटरल शिफ्ट की वैल्यू है, बाकी इससे फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स दी सेम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंस इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी कि न्यूटन्स रिंग के प्रयोग में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का इस्तेमाल करें तो जो पैटर्न आपको दिख रहा था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपको पता है, सप्लीमेंट्री लेक्चर से आपने देखा है कि न्यूटन्स रिंग में मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल होने पर रिफ्लेक्टेड लाइट के इंटरफेरेंस से जो पैटर्न दिखाई देता है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल जो फ्रिंज होता है वो डार्क होता है, उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट डार्क इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को
मिलता है रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर, है ना, अगर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल किया था तब। लेकिन अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर व्हाइट लाइट इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट लाइट का मतलब बहुत सारे वेवलेंथ उसके अंदर मिक्स्ड हैं, और बहुत सारे वेवलेंथ होने की वजह से क्या होगा कि जहां पर एक वेवलेंथ के लिए, यहां पर आप देखिए यहां पर डार्क दिख रहा था, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था मोनोक्रोमेटिक लाइट में। तो जहां एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, जब आप इसमें व्हाइट लाइट इस्तेमाल करेंगे तो उसी में हो सकता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, किसी दूसरे के लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, किसी तीसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जो आपको डार्क फ्रिंज दिख रहा था वो व्हाइट लाइट इस्तेमाल करने पर ये हो जाता है व्हाइट, क्योंकि बहुत सारे कलर्स का यहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा और उन सारे वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन मिला करके व्हाइट हो जाता है। और इसके बगल में जो आपको सपोज यहां पर कोई डार्क दिख रहा था किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, अब जो आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से हो सकता है किसी न किसी वेवलेंथ का यहां पर ब्राइट बन जाए, और अगर यहां ब्राइट बन जाएगा तो जिस वेवलेंथ का यहां ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था आपको यहां पर उस कलर की फ्रिंज दिखाई देने लगेगी, है ना। तो होता यही है कि जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करते हैं तो सेंट्रल वाला होता है डार्क, उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट डार्क इस तरीके से चलता है। लेकिन जब आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं तो सेंट्रल वाला हो जाता है व्हाइट, और उसके बाद बहुत सारी कलरफुल या बहुत सारे ब्राइट फ्रिंजेज, अलग अलग वेवलेंथ के कलरफुल फ्रिंजेज आपको शुरुआत में दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस सेंट्रल व्हाइट से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता है न्यूटन्स रिंग में कि लगातार इंटेंसिटी दूर जाने पर घटती है। तो जो सभी कलर्स के आप कह रहे हैं यहां पर कलरफुल ऐसे फ्रिंजेस दिखाई दे रहे थे, वो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, तो उनको सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है। वो पूरा मिला करके एक ही आपको दिखेगा, एकदम यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का प्लेन आपको दिखेगा, तो आप फ्रिंज को वहां पर सेपरेट नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं वहां पर फ्रिंजेज आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो व्हाइट लाइट इस्तेमाल करने पर सेंट्रल डार्क हो जाता है व्हाइट, उसके बाद होते हैं बहुत सारे कलरफुल फ्रिंजेज या कलरफुल ब्राइट फ्रिंजेज, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो सारे फ्रिंजेज की इंटेंसिटी कम होती है और आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, तो उनको हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब आंसर हो गया फर्स्ट फ्यू रिंग्स आर क्लियर एंड रेस्ट यहां होगा, या रिमेनिंग कैन नॉट बी व्यूड, यही बिल्कुल सही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि व्हाइट लाइट इस्तेमाल करने पर ये चेंज आ जाता है न्यूटन्स रिंग के अंदर। बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत है, तो आप इसका पहला आंसर ध्यान रखें, ठीक है ना। और सप्लीमेंट्री लेक्चर आप देख लीजिएगा डिटेल में पढ़ने के लिए न्यूटन्स रिंग को और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि व्हेन अ थिन ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द आर्म्स ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ 10 फ्रिंजेस, द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज। यानी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अगर हम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले एक ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दें तो 10 फ्रिंजेस गायब हो जाती, शिफ्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको बताना, और लाइट जो यूज किया गया उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो आपको उस ग्लास प्लेट की थिकनेस को बताना है, ठीक है। अब देखिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन्स रिंग ऐसे टॉपिक नहीं है कि आज के इस न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में हम उनको बहुत ज्यादा डिस्कस कर पाए। हमने डिटेल एक पूरा लेक्चर ही सेपरेट बनाया हुआ है न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर और उसके एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सबसे पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। हम यहां पर सीधे इस बात को आपको बताते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में उसके एप्लीकेशन के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने आपको बताए हैं, और इन चारों ही फार्मूलों के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर के आएंगे वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो सबसे पहला फार्मूला हमने आपको बताया था n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस का ये केस था। केस नंबर 1 में ये फार्मूला आपने देखा था। दूसरा केस कि अगर हम जो हमारे पास ग्लास प्लेट है, जो मतलब कंपनसेट प्लेट है, अगर हम उसको d डिस्टेंस से मूव करें और d डिस्टेंस से मूव करने के बाद n फ्रिंजेज अगर गायब हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन था 2d इक्वल टू n इंटू लैम्डा के। और तीसरा जो एप्लीकेशन था उसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल है कि अगर हम उन जो लाइट रे जो आपस में इंटरफियर हो रही हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर, उन दोनों लाइट रेज में से किसी भी एक लाइट रे के रास्ते में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस वाले किसी ग्लास प्लेट को अगर इंट्रोड्यूस कर दें, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आएगा उसके लिए था d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू, अब इस d का एक्सप्रेशन हम यहां से भी निकाल सकते हैं n लैम्डा और अपान में क्या 2। ये वो फार्मूला है जिसके ऊपर आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक चौथा भी फार्मूला आपने बताया था स्पेक्ट्रल विड्थ का,
मतलब जो भी दो वेवलेंथ जिसके बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो उनके लिए स्पेक्ट्रल विड्थ का फार्मूला था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और अपान में 2d, जहां लैम्डा स्क्वायर का मतलब है इन दोनों वेवलेंथ का प्रोडक्ट, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 के। ये आपका था चौथा फार्मूला। तो ये चारों फार्मूले हमने उस सप्लीमेंट्री लेक्चर में इसके बारे में बताया हुआ है, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। फिलहाल आप इस फार्मूलों को याद रखें सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ये है और ये है। खास करके इन दो फार्मूलों के ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखें। 2d इक्वल टू एन लैम्डा और d इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, आप ये याद रखिए। बाकी इस d का एक्सप्रेशन आप यहां से निकाल के यहां भी रख देंगे। तो अब इस सवाल के ऊपर आते हैं। आपको देखिए जो ग्लास प्लेट आपने इंट्रोड्यूस किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज यहाँ पर डिस्प्लेस हो रही हैं या डिसअपियर हो रही हैं वो है 10, कैपिटल N की वैल्यू गिवन है। जो लाइट आपने यूज किया है उसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है। आपको प्लेट की मोटाई यानी थिकनेस T की वैल्यू पता करनी। तो इस फार्मूले में से आप इन दोनों टर्म को यूज करें तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है आपका म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू लैम्डा और अपान में 2। यहाँ से आप इस पूरे पार्ट को अपान में ले जाइए तो थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेज और वेवलेंथ अपान में 2 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5890। ध्यान रखना है कि ये एंगस्ट्राम में है और सारी वैल्यू यहाँ पर जो लैम्डा रख रहे हैं पहले, तो ये एंगस्ट्राम में है और जो n है नंबर ऑफ फ्रिंजेज हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मीटर में चाहिए तो आप इसको 10 के पावर माइनस 10 कर दीजिए। अब ये मीटर में हो गया और n की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, अपान में ये हुआ 2, म्यू की वैल्यू 1.5 है, माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और 0.5 इंटू 2 करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 1 हो गया और ये 10 है और ये 10 पावर माइनस 10 है और ये 5890 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 589 एक जीरो ये 10 पावर 2 हुआ और ये माइनस जो 10 है वो 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है 5 पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको जब लिखेंगे 5.89 तो यहाँ से बचेगा 10 पावर 2 और ये माइनस 8 मिलके हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 और आंसर आ जाएगा मीटर में। यानी थिकनेस ऑफ दी ग्लास प्लेट जो आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है आर्म्स के अंदर वो हो जाएगा 5.89 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। यानी आंसर नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इस तरीके से और क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो ये आपके 4 फार्मूले हैं जिसमें से इन 2 फार्मूलों के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप दोनों याद रखें, 2 इंटू डी एन इंटू लैम्डा, एक ये एक्सप्रेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये कि जब आप ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है एडिशनल पाथ डिफरेंस डी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी के, और ये डी की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो एन लैम्डा अपान 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूले आप याद रखें साथ साथ न्यूमेरिकल के, तभी इसको पढ़ने का फायदा है। इस न्यूमेरिकल अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो तमाम बुक्स हैं, आप किसी से भी इसका आंसर देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगली बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए आपको इसके पैरेलल जितनी भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं उन सब का ये सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने होंगे, तभी जाकर के एग्जाम में कुछ बेनिफिट मिलेगा, इस लेक्चर को देखने का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, चलिए इसको हटाते हैं। फिर ये फार्मूले आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, ऐप के ऊपर प्रोवाइड किया गया है और लेक्चर में भी आपको मिल जाएंगे जो कि यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.12 mm। स्लिट सेपरेशन मतलब ये स्लिटों के बीच की डिस्टेंस है, ये 0.12 mm है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि दी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज, यानी लैम्डा की वैल्यू है 5893 एंगस्ट्रॉम और इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे, मतलब डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज 1 मीटर। और उसके बाद कह रहे हैं द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस विल बी। सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन का क्या मतलब है? देखिए आपने डिफिनीशन पढ़ा हुआ फ्रिंज विड्थ का, तो फ्रिंज विड्थ की डिफिनीशन ही यही है कि 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है उसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बीटा से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। 2 लगातार अगर आपके ब्राइट फ्रिंजेज हैं इनके बीच की जो गैपिंग है वही आपका फ्रिंज विड्थ है, या 2 लगातार आपके डार्क फ्रिंजेज हैं उनके बीच का सेपरेशन निकाल रहे हैं यही फ्रिंज विड्थ है। यानी आप कहीं से भी इसको निकालें दोनों सेम ही निकल के आता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपका फ्रिंज बनता है, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो डार्क हो, दोनों ही केस में फ्रिंज का विड्थ जो है वो सेम ही आता है। और वो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए डिफिनीशन यही है कि 2
सक्सेसिव या दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच के सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहे थे, दो उत्तरोत्तर या दो लगातार दीप्त फ्रिंजों या ब्राइट फ्रिंजों के बीच की गैपिंग का मतलब ये आपसे फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हैं। इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली इन्होंने नहीं बोला है। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला तो आपके पास आसानी से निकल जाएगा, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, है ना। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। यानी आपको अगर ये बात पता है कि ये इनडायरेक्टली फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है तो इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। वैल्यूज आपको सारी गिवन है, लेकिन ध्यान रखना होगा एंगस्ट्रॉम है, मिलीमीटर है और मीटर है, और जो ऑप्शन दिया हुआ वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि या तो मीटर को और एंगस्ट्रॉम को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो पहले इसको सबको मीटर में कन्वर्ट करके बाद में फाइनली मिलीमीटर में कर लेंगे। तो कैपिटल डी की वैल्यू मीटर में है 1, लैम्डा की वैल्यू है 5893 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम लिखेंगे 5893 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पूरा मीटर में हो गया। और अपान में जो स्मॉल डी है वो है 0.12 मिलीमीटर, इसको हमें मीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा 0.12 और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर। तो ये पूरा कैलकुलेशन अब मीटर में हो गया है, आंसर आपका मीटर में आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये 0.12 को हम 12 × 10⁻² लिखेंगे। -2 और -3 -5 होगा, -5 ऊपर जाके +5 होगा, +5 और -10 -5 बचेगा, तो यानी 5893 × 10 के पावर -5 और इसके अपान में आ जाएगा 12, और 12 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 4 बार इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 48, 10 बचेगा और 9 हुआ, यानी कि 12 से फिर से डिवाइड करेंगे, 12 9 108, यानी कि ठीक है 9 बार डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, 3 हो गया 13, एक बार और भाग कर सकते हैं 49.1 बचेगा, फिर 0 आएगा, 12 से डिवाइड नहीं होगा, 1 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 12 8 96 यानी 08 आएगा, एंड सो ऑन इंटू 10 पावर ये कितना -5 और ये मीटर में आंसर आएगा। आप इसको पूरा डिवाइड कर लीजिएगा, बट इससे हो जाएगा इतने से ही आपका 10⁻⁻5 मीटर। और ये देखिए डेसिमल को आप इधर ले आइएगा तो ये बन जाएगा 4.91 और यहाँ से इंटू में 100 बचेगा 10⁻2 और ये -5 क्या हो जाएगा -3 बन जाएगा मीटर में, और 10⁻³ मीटर को ही मिलीमीटर बोलते हैं, तो ये कितना हो गया 4.91 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन आएगा या फ्रिंज विड्थ जो आएगा वो आएगा 4.91 मिलीमीटर। अगर दो सक्सेसिव ब्राइट की बजाय अगर ये डार्क फ्रिंज भी बोलते तब भी आंसर इतना ही आता, क्योंकि आपको पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजेस की विड्थ जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहे हैं, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल फ्रिंज इज, यानी कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो कैसा होता है, ब्राइट होता है, डार्क होता है, या पहले डार्क होता है बाद में ब्राइट हो जाता है, पहले ब्राइट होता है बाद में डार्क हो जाता है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में हम क्या करते हैं कि दो बहुत ही स्मॉल प्रिज्म एंगल वाले दो प्रिज्म को बेस टू बेस कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाई प्रिज्म, है ना। इसी का नाम है फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। और इस फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में ये जो प्रिज्म एंगल होता है लगभग 30 मिनट के आसपास या 1/2 डिग्री के आसपास होता है, इतना स्मॉल प्रिज्म एंगल होता है इन दोनों प्रिज्म का। इनको बेस टू बेस हमने कनेक्ट कर दिया, ये बन गया बाई प्रिज्म या फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में हम यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करते हैं एस, और इन दोनों सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रे इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद ये आगे इस तरीके से बढ़ती हैं और सामने कोई स्क्रीन होता है, आपको इस स्क्रीन के ऊपर फ्रिंज पैटर्न दिखाई देती हैं। और इसको आप ऐसे मान सकते हैं, इसको आप पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो आपको लगेगा ये यहाँ से एक लाइट सोर्स थी, इसको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये दो आपको कोहेरेंट सोर्स मिल गए जो कि एक ही पेरेंट सोर्स से क्रिएट हुए, है ना। अगर एक ही पेरेंट सोर्स से क्रिएट हुए हैं तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और इनकी अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब ये कोहेरेंट सोर्स हैं, और इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो समय के साथ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरफियर करती हैं। तो यहां पर आपको स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है, और फ्रिंज पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपने पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में आपको पता है कि दो स्लिट आपके थे, दोनों स्लिट से ये दो सोर्सेस थे लाइट के S1 और S2, जो कि किसी एक ही सोर्स से ऐसे लाइट रे जाकर के यहाँ पर स्लिट हमने बना दिया था, तो वो क्रिएट हुई थी, है ना। तो इनकी भी फ्रीक्वेंसी सेम थी, ये कोहेरेंट सोर्स थे। स्क्रीन पर ये दोनों के दोनों जब जाकर के इंटरफियर करते हैं अलग अलग जगहों पर,
तो आपको यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। और आपको पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में जो यहां पर सेंट्रल फ्रिंज होता है वो होता है ब्राइट, और उसके बाद दोनों तरफ अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बनती रहती हैं, है ना। अच्छा, यहां पर जो सेंट्रल फ्रिंज बनता है वो ब्राइट होता है। इसका कारण भी आपने देखा होगा कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल। और जो फेज डिफरेंस का जनरल फार्मूला है ब्राइट फ्रिंज के लिए वो होता है 2n पाई के इक्वल। और इसमें जो n की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हम n की जो सबसे छोटी वैल्यू है 0 यहां रखें, 0 यहां रखें, तो हमें मिल जाएगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। और ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 जो है वो मैक्सिमा की कंडीशन है। यानी सबसे पहले जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो इसी पोजीशन पर बनेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। और आपको पता है इसी सेंट्रल पॉइंट से एक्स की वैल्यू मेजर कर रहे थे, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 0 मतलब इसी पॉइंट पर है। यानी कि ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट है, यहां पर हमें सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, जिसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, बिल्कुल से। और इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि दोनों जो लाइट रेज यहां पर सेंट्रल पॉइंट पर पहुंच रही थी, इस दोनों सोर्स से जो लाइट रेज निकल रही थी यहां पहुंच रही थी, उनके लिए पाथ डिफरेंस बिल्कुल सेम था। और अगर पाथ बिल्कुल सेम था, और अगर पाथ सेम था तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस 0 मतलब कि ब्राइट फ्रिंज हो गया, है ना। जबकि किसी भी दूसरे पॉइंट पर आप देखिएगा इसका पाथ छोटा होगा लेकिन इसका पाथ बड़ा होगा, यानी अब पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। और अगर अब पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये हमारा पहला या सेंट्रल ब्राइट नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि ये ब्राइट हो जाए, क्योंकि हमें ब्राइट की और भी कंडीशन पता है। एन की वैल्यू 1 रखेंगे लैम्डा हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे 2 लैम्डा हो जाएगा, वो वाला ब्राइट ये हो सकता है। लेकिन सेंट्रल ब्राइट तो एकदम कंफर्म है ना, कि कहीं से भी ये दोनों लाइट रेज जो आ रही हैं इनका पाथ अगर इक्वल है तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज होगी। बिल्कुल सेम चीज यहां पर भी है कि इन दोनों सोर्सेज के लिए भी यहां पर सेंट्रल वाले पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 आएगा, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला भी पढ़ा है, बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। बिल्कुल सेम तरीके से हम इसमें भी फार्मूला यूज करते हैं फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म के अंदर। इस वाली डिस्टेंस को, सोर्स से बाईप्रिज्म के बीच की डिस्टेंस को a और यहाँ से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम b मान लेते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। यानी जो कैपिटल D लिखा है इसमें उसको हमें लिखना होगा a प्लस बी के इक्वल, और जो स्मॉल d है इन दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस, ये स्लिटों के बीच की डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन होता है 2 म्यू माइनस 1 और इनटू में a। इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पर रख दीजिए, तो फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म के फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बन जाएगा बीटा इक्वल टू a प्लस बी लैम्डा और अपान में 2 म्यू माइनस 1 और इनटू में a। ये है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म में जो फ्रिंज विड्थ आपको मिलेगा उसके लिए एक्सप्रेशन। ठीक है ना। बाकी पैटर्न वही मिलता है जो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है। तो इसका मतलब कि इसमें भी सेंट्रल ब्राइट होता है, इसमें भी सेंट्रल क्या होता है, ब्राइट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहे हैं कि इन यंग्स ऑपरेटर्स, इफ यंग्स ऑपरेटर्स इज इमर्स्ड इन वाटर देन द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स अनस्टेज्ड या नन ऑफ दीज। ये तो आपने पीछे क्वेश्चन भी किया था और उसमें हमने ड्राइव करके आपको दिखाया कि अगर हम उस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड के अंदर डुबा दें तो जो नया फ्रिंज विड्थ आएगा वो पुराने वाले फ्रिंज विड्थ को म्यू से डिवाइड करने के बाद आएगा। और आपको पता है कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है, बाकी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो जिस भी ट्रांसपेरेंट मीडियम या जिस भी लिक्विड या वाटर के अंदर आप डुबा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही होगा, और 1 से ज़्यादा नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो नया बी डैश आएगा वो बीटा डैश आएगा, वो तो कंफर्म है कि बीटा से क्या होगा, छोटा ही होगा। मतलब लिक्विड में डुबाने के बाद, वाटर में डुबाने के बाद जो फ्रिंज विड्थ आएगा वो क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आपने पीछे क्वेश्चन भी किया जिसमें आई थिंक 0.30 mm नया फ्रिंज विड्थ आया था डुबाने के बाद। ठीक है, तो ये तो फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। आपको पता है कि कोहेरेंट सोर्स को क्रिएट करने का 2 तरीका है। कोहेरेंट सोर्स मतलब कि ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होता है,
उन सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस का जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट बना होता है, जिसकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो सस्टेनेबल होता है, वो परमानेंटली बना रहता है। अगर आप कोहेरेंट लाइट सोर्स यूज नहीं करते या ऐसा लाइट सोर्स यूज नहीं करते जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो वो ब्राइट और डार्क अपनी पोजीशन बार बार बदलते रहेंगे, आपको कोई भी ब्राइट या डार्क परमानेंटली दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स को क्रिएट करने के दो तरीके आपने पढ़े थे। कौन कौन सा तरीका था? एक था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा था डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इन दो तरीके से हम कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखिए डिवीजन ऑफ, अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की, तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वो तरीका होता है जिसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, या आप कह लीजिए डिफ्रैक्शन होता है। इन घटनाओं के आधार पर जहां पर हम कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसका एग्जांपल आपके पास क्या क्या है? जैसे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आपने देखा, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है ना। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के अलावा फ्रेस्नेल मिरर भी होता है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें डिफ्रैक्शन होता है। तो ये आपके कोहेरेंट सोर्स को क्रिएट करने के वो एग्जांपल है जिसमें हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड यूज करते हैं। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? जिसमें लाइट का एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाए, इंटेंसिटी डिवाइड हो जाए, उसको हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन या फिर पार्शियल रिफ्रैक्शन। अगर हो रहा है पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन की मदद से अगर आप कोहेरेंट सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। यहाँ पर जो शुरुआत के 3 एग्जांपल हैं वो यही हैं। आपका न्यूटन्स रिंग हो गया, ठीक है, न्यूटन्स रिंग हो गया, आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो गया, और इसके अलावा आपका फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर हो गया, मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर हो गया। ठीक है ना। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के एग्जाम्पल। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखें और ये तरीका भी याद रखें ना कि किस केस में हम इसको डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, किस केस में हम इसको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बोल रहे हैं। जब पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन से हम कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करते हैं इंटरफेरेंस कराने के लिए, उसको हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिवाइड हो जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे चला गया, इंटेंसिटी डिवाइड हो गई या एम्पलीट्यूड डिवाइड हो गया। और जब सिर्फ रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो या डिफ्रैक्शन हो, ऐसे केस में जो आपका वेव फ्रंट जा रहा था वो छोटा छोटा टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। जैसे आप देखिए यंग्स इसमें YDSE में क्या हुआ? YDSE में ये 2 स्लिट हैं, यहाँ पर एक मेन सोर्स है, यहाँ से ये देखिए इसका वेव फ्रंट जो है वो बड़ा हो रहा था, लेकिन यही वेव फ्रंट अब यहाँ से जाने के बाद एक नया वेव फ्रंट बना रहा है, अब यहाँ से जाने के बाद एक नया वेव फ्रंट बना रहा है, यानी ये आपका वेव फ्रंट डिवाइड हो गया है ना। तो इसको हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखें और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का एग्जांपल लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन लाइट वेव सफर्स रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर द चेंज ऑफ फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए एक रूल होता है, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में पढ़ते हैं जब आप फ्रेस्नेल इक्वेशन की बात करते हैं। यहां पर आपको ऑप्टिक्स में इसको याद रखना है कि जब भी कभी सपोज ये हमारे पास कोई एक थिन फिल्म है और कोई सपोज ये कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसके ऊपर नीचे अगल बगल जो है एयर या वैक्यूम मान लीजिए, ये आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, ग्लास है ये, ठीक है ना, ये ग्लास है और इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे भी एयर है। तो जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट देखिए क्या होगा, यहां पर इसका होगा रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन के साथ साथ यहां पर ये रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन भी होगा, और यहां पर से ये लाइट दोबारा से रिफ्रैक्ट भी होगी, लेकिन साथ साथ यहां पर रिफ्लेक्ट भी होगी, है ना, और फिर से यहां पर ट्रांसमिट भी होगी। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर लाइट का किस तरीके से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक तो यहां पर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये वाला रिफ्लेक्शन, और एक आपको यहां पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है।
अगर हम इस वाले इंटरफेस की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एयर ग्लास इंटरफेस। इसका नाम है एयर ग्लास इंटरफेस और इसका नाम हो जाएगा ग्लास एयर इंटरफेस, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर। तो ग्लास और एयर का ये इंटरफेस है और यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के फेज में कोई भी चेंज नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो तब रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के फेज में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, या ये कह लीजिए एयर और ग्लास का जो इंटरफेस है, इससे जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के फेज में पाई का चेंज आ जाता है, पाई का फेज चेंज आ जाता है। और पाई फेज चेंज के इक्विवेलेंट अगर पाथ डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। और पाई की जगह पर अगर 2 पाई कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो ये कब होता है, ये फेज में चेंज या पाथ में चेंज कब आता है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में, ये तब आता है जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम से कहां जा रही हो, डेंसर मीडियम में, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही। बस यही बात आपको ध्यान रखना है। और इंटरफेस को पढ़ने का तरीका, ग्लास एयर है तो ग्लास एयर मतलब लाइट जो है ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई फेज चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जबकि यहां से रिफ्लेक्शन देखिए रेयरर से डेंसर में जा रही थी, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली जो लाइट है इसके और ये इंसिडेंट रे जो है इस दोनों में फेज में चेंज आ गया। अच्छा, जितना इसका फेज है, जैसा फेज है वही फेज इसका भी है, लेकिन इसका फेज अलग है और इसका फेज इससे कितना चेंज हो गया है, पाई चेंज हो गया है फेज में, और पाथ कितना चेंज हो गया, लैम्डा बाई 2 की। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर हमने आपको रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे के लिए जो पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला लिखवाया था उसमें चेंज आ गया था। जो इसका पाथ डिफरेंस होता है और जो इसका पाथ डिफरेंस होता है, इधर जो लाइट रे निकलेंगी, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। जैसे इसमें अगर आपको याद हो, थिन फिल्म में हमने आपको लिखवाया था 2 म्यू टी कॉस आर, ये है पाथ डिफरेंस, जनरल पाथ डिफरेंस ट्रांसमिटेड लाइट के लिए। और यहां पर जब लिखते हैं तो ये आ जाता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस या माइनस कुछ भी आप कर सकते हैं लैम्डा बाई 2 के। इतना पाथ डिफरेंस एडिशनल हम दिखाते हैं किसमें, रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहां से रिफ्लेक्ट हुई है, ये डेंसर मीडियम, ये डेंसर रेयर टू डेंसर का जो इंटरफेस है वहां से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये जो आपने पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला याद किया था उसमें ये टर्म इसी वजह से आता है, इस वाले में आता है और इस वाले में नहीं आता है। तो यही आंसर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लाइट जो है ग्लास से एयर में जा रही थी, इसलिए कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा, जीरो। अक्सर लोग क्या करेंगे, आंसर मार देंगे पाई। अगर ये यहाँ पर लिखा होता एयर और यहाँ पर लिखा होता ग्लास, तब इसका आंसर हो जाता पाई, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी इसका फेज चेंज नहीं आएगा, पाथ चेंज नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन, इंटरफेरेंस की जो घटना है वो किस तरह की तरंगों में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ट्रांसवर्स वेव में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, या सभी में, ठीक है। आपको पता है कि 3 तरह की फिनोमेना की हम बात करते हैं जब हम लाइट की वेव नेचर को कंफर्म करने की बात करते हैं, तो उसमें 3 कौन कौन सी फिनोमेना आती है, इंटरफेरेंस जो वेव थियरी को सपोर्ट करती है, डिफ्रैक्शन और कौन सा, पोलराइजेशन, है ना। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये हैं हमारे 3 वेव थियरी को सपोर्ट करने वाली फिनोमेना। इसमें जो आपकी पोलराइजेशन नाम की फिनोमेना है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होती है, ट्रांसवर्स वेव में होती है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा जो फिनोमेना है उसका नेचर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, वेव होना जरूरी है। वो वेव किसी भी तरह का हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है बाकी फिनोमेना को। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वेव होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स नेचर की, है ना। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इसीलिए लाइट के अंदर पोलराइजेशन की फिनोमेना होती है। साउंड एक ट्रांसवर्स वेव नहीं है, इसलिए साउंड के अंदर पोलराइजेशन की फिनोमेना नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस में ये कंडीशन ही नहीं है कि आपकी जो वेव है उसका नेचर क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो क्या होना चाहिए, वेव होना चाहिए। अगर वो वेव है तो उसके अंदर इंटरफेरेंस पॉसिबल है,
आपको पता है साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड में इंटरफेरेंस होता है। आपको पता है वाटर जो वेव होता है, वाटर के अंदर आप जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो जो वेव बनती है वो एक ट्रांसवर्सल वेव होती है, ऊपर नीचे वाली वेव, वो उसके अंदर भी इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है, उनका भी आपस में इंटरफेरेंस होता है। और आपको पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर भी इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए नेचर से कोई मतलब नहीं, मतलब इसके टाइप से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो वेव नेचर का होना चाहिए तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्मॉल ए एंड 2a इंटरफियर विथ ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस इज 3π/2 द इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू। यानी कि दो वेव हैं जिनका आयाम दिया हुआ a और 2a, एक पॉइंट पर जहां पर फेज डिफरेंस या कलांतर 3π/2 है, वहां पर लाइट की जो रिजल्टेंट वेव है उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, देखिए आपके पास फार्मूला है इंटेंसिटी का, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और उसके बाद है cos फाई। आपको क्वेश्चन में ये फाई यानी कि फेज डिफरेंस दिया हुआ है 3π/2। ठीक है, इसके अलावा आपको पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a, दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना, ये है 2a। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लीजिए I1 इक्वल टू इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, और यहां पर I2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a²। ये दोनों वैल्यूज को यहां पर रख दीजिए और यहां से आप cos फाई निकाल लीजिए। 3π/2 का मतलब कि π/2 यानी कि 90 × 3 यानी 27, cos 270 डिग्री, और cos 270 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 180 प्लस में 90, यही ना। और cos 180 प्लस 90 का मतलब ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, AST यानी cos जो है cos में रहेगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, माइनस cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये पूरा आंसर 0, यानी cos 270 की वैल्यू हो जाएगी 0। ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर रख दीजिए तो आपको I इक्वल टू मिलेगा I1 यानी कि a² प्लस I2 मतलब 4a² प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यानी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a² इंटू में 4a² और इंटू में 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। ये हो गया आपका 4a² प्लस a² इज इक्वल टू 5a² इज इक्वल टू I के, यानी रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आएगी उस पॉइंट पर जहां पर फेज डिफरेंस 3π/2 है वो आंसर हो जाएगा कितना, 5a², यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, 5a²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज 30 डिग्री, द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज। फेज डिफरेंस दिया है तो पाथ डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। आपके पास फार्मूला है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस, इंटू में पाथ डिफरेंस। आपको यहाँ पर फेज डिफरेंस रखना है, लेकिन यहाँ पर ये डिग्री में दिया हुआ, आपको यहाँ पर रेडियन में रखना है, तो 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू π/180 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये π/6, कितना हो जाएगा π/6 रेडियन यहाँ पर रखेंगे, π/6 इज इक्वल टू 2π/λ और इंटू में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपान में 12 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के। तो अगर फेज डिफरेंस है 30 डिग्री का तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा λ/12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिए, कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि द कंट्रास्ट ऑफ फ्रिंज इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स अपॉन। कंट्रास्ट जो होता है इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज का, वो कंट्रास्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ फ्रिंज की विड्थ पर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, या फिर वेवलेंथ, या इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द सोर्सेस। आप देखिए साफ साफ आपको पता है कि आपने जो कंट्रास्ट निकाला था वो कंट्रास्ट विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रास्ट मतलब क्या, कि जितनी अच्छी विजिबिलिटी है इसका मतलब उतना अच्छा कंट्रास्ट है। गुड कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा 1 होती है और बैड कंट्रास्ट के लिए विजिबिलिटी की वैल्यू सबसे खराब 0 होती है। तो V इक्वल टू ये फार्मूला आपने निकाला था, ये होता था I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, और अपान में I मैक्सिमम और प्लस में I मिनिमम। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि यही फार्मूला सॉल्व करने के बाद आया 2 अंडर रूट अल्फा अपान में 1 प्लस अल्फा के। बाकी रिफ्लेक्टिविटी के लिए लिखे तो 2r अपान में 1 प्लस r स्क्वायर, ये भी फार्मूला है। तो ये जो विजिबिलिटी का फार्मूला आया, इसी विजिबिलिटी के ऊपर ही तो कंट्रास्ट की पूरी कहानी है
है ना, ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट ज़्यादा विजिबिलिटी, कम कंट्रास्ट कम विजिबिलिटी, है ना। तो ये आपका जो विजिबिलिटी है वो डिपेंड करता है इस अल्फा के ऊपर, वो डिपेंड करता है इस आई मैक्सिमम आई मिनिमम के ऊपर। और इसमें आप बताइए अल्फा जो है या फिर ये जो है वो क्या चीज़ है, ये सब इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का रेशियो है, या कह लीजिए इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी इसका रेशियो है ना, दूसरे किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो कंट्रास्ट या विजिबिलिटी जो है, कंट्रास्ट या विजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के रेशियो के ऊपर। अल्फा का मतलब ही यहाँ पर था I1 अपान में I2 के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। जो दोनों लाइट सोर्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है उसके हिसाब से कंट्रास्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि I1 और I2 अगर इक्वल हो जाए तो कंट्रास्ट सबसे अच्छा होता है, अगर ये इक्वल ना हो तो कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होगा। तो चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन डिपेंड तो कर ही रहा है इंटेंसिटी के ऊपर। हमें यही बताना था डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, इंटेंसिटी न देकर के एम्पलीट्यूड देते तब भी ठीक था, क्योंकि इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम द फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड इज। पीछे अभी आपने वो सवाल पढ़ा था ना, ग्लास एयर का जो इंटरफेस था, तो ग्लास एयर के इंटरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद, ग्लास एयर के इंटरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद फेज में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एयर ग्लास से रिफ्लेक्शन के बाद फेज में पाई का चेंज आ जाएगा, पाथ में λ/2 का चेंज आ जाएगा। इस सवाल में बोल रहे हैं कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद, इसका मतलब कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब क्या होगा फेज में चेंज। तो पिछली बार जो सवाल था वो आपका ग्लास और एयर का था, यानी ये वाला सिचुएशन बन रहा था, तो यहां पर तो फेज में कोई चेंज नहीं आता रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन इस बार आपसे करें कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद फेज में कितना चेंज आएगा, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद ही, यानी लाइट जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो फेज में पाई का चेंज आता है, पाथ में λ/2 का चेंज आता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपको पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो सोर्स है, ये सब आपके व्हाइट लाइट के सोर्स हैं, और यहाँ पर ये सब व्हाइट लाइट के सोर्स हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। जो सोडियम लैंप होता है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा लैब में, सोडियम लैंप जो होता है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 28। In an interference experiment, the spacing between successive maxima or minima is। दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच में, या दो लगातार उच्चिष्ट दो लगातार निम्निष्ट के बीच में जो सेपरेशन होता है, जो गैपिंग होती है, वो किसके बराबर है। आपको पता है इसी चीज को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इक्वल टू होता है d λ अपान में स्मॉल d। तो इसका मतलब दो लगातार दो सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का यही सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है। d λ अपान में स्मॉल d कहीं पर नहीं दिया हुआ है, d λ अपान स्मॉल d कहीं नहीं दिया हुआ, बस यही मैच कर रहा है, लेकिन अपान में 2 आ गया है। और हमने आपको बताया है कि अपान में 2 भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आपने जो सिचुएशन लिया था उस सिचुएशन में आपने दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस को d बोला है, या फिर इनका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उससे स्लिट के बीच की डिस्टेंस को d बोला है। तो अगर आपने ये S1 लिया, ये S2 लिया, और सेंट्रल पॉइंट O से इसकी डिस्टेंस आपने d ली, तो ये वाला भी d हो जाएगा। तो स्लिटों के बीच की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 2d। तो ऐसे में हम यहाँ पर 2d लिखेंगे। लेकिन अगर आपने स्लिटों के बीच के डिस्टेंस को ही सीधे सीधे नाम दिया है क्या, स्मॉल d, तो ऐसे वाले में फार्मूले में आप सिर्फ लिखेंगे स्मॉल d। तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा वाला और ऐसा वाला दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे, और अगर देंगे तो फिर वो बात पहले मेंशन करेंगे सिचुएशन ये वाली है कि ये वाली है, ठीक है। तो आप याद तो हमेशा यही रखिए, बट यहाँ पर जैसे आपको ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, तो हमने बताया कि ये भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग लोग सिंबल लेकर चलते हैं, उसके हिसाब से ये बदलता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में करें न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इन ट्रांसमिटेड लाइट द सेंटर इज डार्क, ब्राइट, मे बी डार्क और ब्राइट या कलर्ड, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर सेंट्रल फ्रिंज का नेचर पूछ रहे हैं आपसे। आप ध्यान रखें कि न्यूटन रिंग के अंदर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जो न्यूटन रिंग बनता है, उसका सेंट्रल होता है डार्क, उसके बाद होता है अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क। इस तरीके की सिचुएशन होती है रिफ्लेक्टेड रे के अंदर, तो ये क्या हो गया, डार्क। लेकिन जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट में, जो भी रिफ्लेक्टेड पैटर्न में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं,
ट्रांसमिटेड में बिल्कुल उसी का कंप्लीमेंट्री देखने को मिलेगा, बिल्कुल उसी का उल्टा देखने को मिलेगा। और इसका कारण भी है, आपको पता है, यहां पर सेंट्रल वाला डार्क था तो यहां पर सेंट्रल वाला हो जाएगा ब्राइट, उसके बाद अल्टरनेट डार्क और ब्राइट, ये पैटर्न चलेगा आपका ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर, है ना। तो यहां पर जो सेंट्रल वाला होगा वो क्या होगा, ब्राइट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हम लोग याद कर लेते हैं कि न्यूटन्स रिंग में जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क होता है, लेकिन ध्यान रहे ये बात सिर्फ और सिर्फ तब जब रिफ्लेक्टेड लाइट से हम न्यूटन्स रिंग बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं तब। अगर ट्रांसमिटेड लाइट में जो न्यूटन्स रिंग बन रहा है उसकी बात करेंगे तो कहानी जस्ट इसी की उल्टी हो जाती है। और इसका कारण वही है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है उसके लिए जो जनरल पाथ डिफरेंस का फार्मूला निकल के आता है वो इस तरह से होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस में लैम्डा बाई 2 आता है, जबकि इस वाले के लिए होता है 2 म्यू टी कॉस आर, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स का, ये जनरल पाथ डिफरेंस। अब इसी को जब आप मैक्सिमा या मिनिमा के लिए लिखेंगे तो यहां पर मैक्सिमा के लिए, यहां पर मिनिमा के लिए जब ये कंडीशन आप बनाएंगे तो आपको पता है मैक्सिमा के लिए इसी चीज को हम एन लैम्डा के इक्वल करेंगे और मिनिमा के लिए इसी चीज को हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल करेंगे, है ना। यहां पर देखिए, यहां पर भी मैक्सिमा के लिए हम इसको एन लैम्डा के इक्वल करेंगे, यहां पर भी मिनिमा के लिए हम इसको 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल करेंगे। और इसको रखने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो जो कंडीशन यहां पर हमें मैक्सिमा के लिए निकल के आती है, क्या निकल के आती है वो हम बता दें आपको। इसमें निकल के आएगी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2 म्यू, वो अलग बात है कि म्यू की वैल्यू आर की वैल्यू हम 0 रख के इसको सॉल्व करते हैं 2t बन जाता है, लेकिन ठीक है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, ये मैक्सिमा के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा बाई 2 को इधर ला करके तो ये वाला केस बन जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2 वाला, है ना, ये मैक्सिमा के लिए। और यहाँ के मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा की बात करें तो मिनिमा के लिए आएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एन लैम्डा। ये है रिफ्लेक्टेड लाइट के मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। और जब आप ट्रांसमिटेड में जाएंगे तो यही उल्टा हो जाएगा, यही जो मैक्सिमा है वही यहाँ पर मिनिमा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमा के लिए रिजल्ट आएगा 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर, सीधा दिख ही रहा है मिनिमा के लिए, है ना। सॉरी मैक्सिमा के लिए क्या है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा के, ठीक है ना, ठीक तो है। मैक्सिमा के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये मैक्सिमा का केस है, ये मैक्सिमा का केस है ट्रांसमिटेड लाइट में, जबकि यही कंडीशन आप यहाँ देखिए मिनिमा का है रिफ्लेक्टेड लाइट में। तो यानी जहाँ जहाँ यहाँ पर जिस जगह पर यहाँ मैक्सिमा बन रहा था उस जगह पर यहाँ पर मिनिमा बनेगा। तो यहाँ सेंट्रल जो है डार्क से शुरू हो रहा था, यहाँ सेंट्रल ब्राइट से शुरू होगा, अब उसके जस्ट बाद में ब्राइट बनेगा, यहाँ उसके जस्ट बाद में डार्क बनेगा। तो जस्ट उसी का कंप्लीमेंट्री चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रल ब्राइट डार्क होता है रिफ्लेक्टेड में और सेंट्रल ब्राइट होता है ट्रांसमिटेड में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर ट्रांसमिटेड की जगह पर रिफ्लेक्टेड लिखे होते तो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए यानी कि डार्क, ठीक है। चलिए अब आज की इस क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन एकदम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस हो गया था कि ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर लुक्स कलर्ड ड्यू टू, जो वाटर के ऊपर तैरता हुआ ऑयल होता है वो हमें कलरफुल या रंगीन दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि उस ऑयल के ऊपरी सरफेस, ऊपर वाले लेयर और नीचे वाले लेयर से जो रिफ्लेक्शन होता है इसके बीच में कुछ एक पाथ डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और उसी इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से हमें ये जो थिन फिल्म है ऑयल की वो रंगीन या कलरफुल दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। तो काफी आसान क्वेश्चंस थे लास्ट में, जो कि डिफिनीशन के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और शुरुआत में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने लिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स था, जैसे n1 लैम्डा 1 वाला क्वेश्चन। इसके अलावा माइकलसन इंटरफेरोमीटर में 2d इक्वल टू n लैम्डा वाला फार्मूला क्वेश्चन, और इसके अलावा जो ग्लास स्लैब रखने के बाद जो फार्मूला बन के आता है d इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी या फिर n लैम्डा अपान में 2, ये दोनों फार्मूले। तो इस तरह से कुछ एक आप देखें तो इंटरफेरेंस में कुछ एक खास तरह का जो पोर्शन है उसी तरह से सवाल, उसी के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, आपको उनको प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो भी फार्मूले बच जा रहे हैं, जो भी एस्पेक्ट बच जा रहे हैं, उनको भी आपको तैयार करते चलना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, आप उसको एग्जाम में कर पाए, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई हुई होंगी, और अगर आपने सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लिए होंगे तो आपका ये अच्छा खासा इससे रिवीजन हो गया होगा कि अब आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।